हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गजेंद्र राजपूत और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग कंसेप्ट लर्निंग में। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस पे। ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं, ये चौथा वीडियो है उस सीरीज में। और आज का हमारा वीडियो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पे। बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस के बारे में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस के बारे में, लेकिन सबको हमेशा डाउट रहता है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में। और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको भी कंफ्यूजन रहता है तो इस वीडियो को जरूर देखें, और इससे पहले जो 3 वीडियो आए उनको भी जरूर देखें। उसमें मैंने एकदम बेस से शुरू करके आपको कॉन्सेप्ट लेवल तक आपको समझाया है, और हर सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही समझाई है आपको, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से, और उससे पहले भी स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन देखते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपका क्या होगा। पीएच जो है वो लेस देन 7.35 होगी। नॉर्मल पीएच आपके ब्लड का 7.35 से 7.45 होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, दूसरी जो वैल्यू हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के टाइम पे देखनी होती है वो होती है आपका CO2 का लेवल। और CO2 का लेवल जो है वो मोर देन 45 mm ऑफ SG आपको देखने को मिलेगा अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 35 से 45 mm ऑफ SG। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। वैसे पूरा अगर एबीजी हम चेक करते हैं तो उसमें हम एक तीसरा H3O माइनस का भी लेवल देखते हैं, जिसका नॉर्मल वैल्यू 22 से लेके 28 मिलीकुलेंट पर लीटर होता है, जो मैं आपको आगे रेस्पिरेटरी एसिड मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के टाइम पे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये एक बात और इम्पोर्टेंट जो है वो ये बता देता हूँ कि CO2 जो है वो आपका रेस्पिरेटरी एसिड बेस का इंडिकेटर है। मतलब CO2 का लेवल देख के, CO2 और पीएच का लेवल देख के हम बता सकते हैं कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हुआ। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो कंडीशन इन विच इंक्रीज इन H2CO3 एंड CO2 और वोलेटाइल हाइड्रोजन आयन इन द ब्लड। ब्लड में आपका CO2 का लेवल या कार्बोनिक एसिड या फिर H2CO3 भी आप बोल सकते हैं, इसका लेवल अगर बढ़ जाए तो अब हम क्या बोलते हैं कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है। तो ये वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन क्या है? वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन और नॉन वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जाके वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो आप चाहे वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन बोल दीजिए, CO2 बोल दीजिए या H2CO3 बोल दीजिए, बात है एक ही। नेक्स्ट चलते हैं इसके कॉजेज पे कि क्या कॉजेज है जो आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी डिजीजेज, जो जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज हैं, जैसे कि अस्थमा है, अस्थमा की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। CO2 का रिटेंशन होता है बॉडी में, तो उसकी वजह से आपको अस्थमा से एसिडोसिस हो सकता है। उसके अलावा COPD है, COPD में भी CO2 का रिटेंशन होता है, तो उसकी वजह से भी एसिडोसिस हो सकता है। निमोनिया है, उसकी वजह से भी हो सकता है। एटेलेक्टेसिस है, जिसमें आपके एल्विलाई जो है वो कोलैप्स हो जाती है। तो एल्विलाई अगर कोलैप्स हो जाएगी तो आपका CO2 जो है वो एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा, और अल्टीमेटली आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है? पल्मोनरी एडिमा है। अगर पल्मोनरी एडिमा हो गया है, लंग्स सही से एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका CO2 जो है वो बाहर एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा, अंदर ही रिटेन हो जाएगा। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। तो रेस्पिरेटरी जो जितनी भी कंडीशन है, डिजीज है, उन सब की कंडीशन में आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेडेटिव्स और एनेस्थीसिया। ऐसी कोई ड्रग्स जो सेडेटिव हो, एनेस्थेटिक ड्रग हो, जो आपके रेस्पिरेटरी जो सेंटर है उसको अगर डिप्रेस कर दे तो आपका रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जब रेट और डेप्थ डिक्रीज हो जाएगी तो CO2 जो है वो अंदर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा रेट होगी उतना ही CO2 बाहर निकलेगा। ठीक है, नॉर्मल रेट है तो नॉर्मल CO2 बाहर निकलेगा, तो आपका CO2 का लेवल भी बॉडी में नॉर्मल रहेगा। अब अगर CO2
सॉरी, अगर रेस्पिरेटरी रेट जो है और डेप्थ जो है वो डिक्रीज हो गई है, डिप्रेस हो गई है, तो CO2 का एक्सपेल्शन बॉडी से, एक्सक्रीशन बॉडी से नहीं हो पाएगा, और उस कंडीशन में CO2 जो है वो रिड्यूस होने लग जाएगी और आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। रेस्पिरेटरी सेंटर आपका कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा में और पोन्स में, दो जगह होता है, मेनली मेडुला में और पोन्स में, इन दो जगह आपका ये रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेन इंजरी और ट्यूमर। सेम चीज है, अगर कोई ब्रेन इंजरी हो गई है, ट्यूमर हो गया है, तो उस कंडीशन में भी मान लो ट्यूमर हो गया, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को जो है वो वहाँ पे डिप्रेस कर रहा है, तो उसकी वजह से भी रेट और डेप्थ आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है ब्लॉक एयरवे, जहां से CO2 जो है वो बाहर आ रही है, बॉडी से एक्सपेल आउट हो रही है, एक्सक्रीट हो रही है, अगर वो रास्ता ही हम बंद कर दे तो क्या CO2 बाहर आएगी? नहीं आएगी। तो अगर एयरवे ही ब्लॉक है तो उस कंडीशन में भी आपका CO2 का रिटेंशन होगा और आपको एसिडोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है वेंटिलेटर डिफेक्ट और फॉल्टी वेंटिलेटर सेटिंग। देखिए, पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स आए, इंटूबेट करा और पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर पे डाल दी, और डॉक्टर ने बोला कि इसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो आप 16 ब्रेथ पर मिनट जो है वो सेट कर दीजिए वेंटिलेटर में। और आपका ध्यान नहीं था, आप इधर उधर कहीं देख रहे थे, और आपने 16 की जगह सिर्फ 6 पे ही रेट जो है वो फिक्स कर दी। तो आपने क्या करा कि जितनी उसको रेस्पिरेटरी रेट जो देनी थी एक्सप्रेशन के लिए, उतनी आपने नहीं दी। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका CO2 जो है वो बॉडी में ही रहे। तो जब भी आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन में पीएच जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा नॉर्मल वैल्यू से, और CO2 का लेवल जो है वो आपके ब्लड में बढ़ जाएगा उसके नॉर्मल वैल्यू से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि ये जब कंडीशन होगी, किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, तो क्या साइन और सिम्टम्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम्स है वो है डिक्रीज RR एंड डेप्थ। उसके अलावा टैकीकार्डिया, हाइपर कैलीमिया। हाइपर कैलीमिया कैसे होगा? देखिए, ये एक सेल है, मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया, मैं यहाँ पे आपको फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका ब्लड है, ये ब्लड में आपका CO2 बढ़ा हुआ है, यानी कि H+ आयन जो है वो बढ़े हुए हैं। ठीक है, और ये क्या है? सेल है, इसमें सेल के अंदर आपको पता ही है कि पोटेशियम का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, सेल के अंदर आपका पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो एक बफर सिस्टम काम करता है हमारे बॉडी में, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, जो एसिड बेस बैलेंस हुआ है इसको मेंटेन करने के लिए आपका बफर सिस्टम चलते रहते हैं अंदर बॉडी में, बहुत सारे कंपनसेशन होते रहते हैं हमारी बॉडी में। तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, ये ब्लड में H+ आयन ज्यादा हो गया है, तो यहाँ से ये H+ आयन जो है वो आपके इस सेल के अंदर चला जाएगा, और सेल के अंदर जो पोटेशियम है वो आपका ब्लड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन आयन अंदर शिफ्ट होंगे, पोटेशियम बाहर शिफ्ट होंगे, तो आपका ब्लड में पोटेशियम का लेवल जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से हाइपर कैलीमिया हो जाएगा। अब ये हाइपर कैलीमिया के जो सिम्टम्स हैं जितने भी हैं, जैसे मसल वीकनेस है या कार्डियक अबनॉर्मलिटीज हैं, वो सारे साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे पेशेंट में देखने को, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर कैल्सीमिया की। हाइपर कैल्सीमिया कैसे होगा? देखिए, ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी बॉडी में एक प्रोटीन बफर भी चलता है, जिसमें आपका हाइड्रोजन आयन कनेक्ट होता है और आपका कैल्शियम कनेक्ट होता है, हाइड्रोजन आयन कनेक्ट होता है और आपका कैल्शियम। जब भी आपकी बॉडी में जिस चीज का लेवल ज्यादा है, मान लीजिए ये ब्लड है, इसमें आपका हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकल के आपका इधर इस कैल्शियम की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ताकि बॉडी में जो है वो एसिड जो है वो कम हो जाए। अब ये यहाँ के बाइंड हो गया, तो ये इससे पहले जो यहाँ पे कैल्शियम लगा हुआ था वो कहाँ जाएगा? ये टूट के आपका ब्लड में आ जाएगा, और जब ये ब्लड में आ जाएगा तो आपका कैल्शियम का लेवल बॉडी में जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और आपको हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। तो उसके बाद जो हाइपर कैल्सीमिया के जो सारे साइन एंड सिम्टम्स है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हेडेक की। नॉर्मली हेडेक तो हो गई, लाइट हेडनेस भी हो सकता है,
उसके अलावा इनवॉल्यूटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो गए क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा है, हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, हाइपर कैलीमिया हो रहा है, तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शंस भी होंगे। कन्वर्जन्स और पेन हो सकता है काफ मसल्स में। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे डायग्नोस करेंगे पेशेंट को कि पेशेंट को जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो सबसे पहले तो ये कि आपको असेसमेंट करना है, असेसमेंट करके भी आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है कि नहीं है। असेसमेंट से कैसे, आप जैसे रेस्पिरेटरी रेट चेक कर सकते हैं। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो आपको रेट और डेप्थ दोनों जो है वो कम मिलेगा पेशेंट को। ठीक है, तो आपको पूरा फिजिकल हिस्ट्री लेना है, उसका हिस्ट्री लेना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री चेक करनी है, प्रीवियस इलनेस चेक करनी है कि कोई उसको अस्थमा, सीओपीडी, निमोनिया या ऐसा कुछ कंडीशन तो नहीं है। ठीक है, वो सब भी चेक करना है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो आपको वेंटिलेटर सेटिंग्स देखनी है कि वेंटिलेटर सेटिंग्स तो सही है, उसमें तो कुछ फॉल्ट नहीं है। ठीक है, आपको एयरवे भी देखना है कि एयरवे जो है वो तो ब्लॉक नहीं है। अगर एयरवे पेटेंट है तो फिर आप आगे नेक्स्ट और कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और आप क्या चेक कर सकते हैं, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एबीजी एनालिसिस। आप एबीजी करवा सकते हैं, पेशेंट का आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करवा सकते हैं। उसमें आप वैल्यूज देख सकते हैं कि पीएच का वैल्यू क्या है, CO2 का वैल्यू क्या है, SCO3 का वैल्यू क्या है, और उससे आपको जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या नहीं है, या कुछ और कंडीशन है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम लोग इसका। तो सबसे पहला तो यही कि ट्रीट दी कॉज, जो भी कॉज है। मान लीजिए कि एयरवे ब्लॉक है तो आप एयरवे पेटेंट कर दीजिए, एयरवे मेंटेन कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर पेशेंट को अस्थमा है, सीओपीडी है, पल्मोनरी एडिमा है या निमोनिया है तो उसको ट्रीट कर दीजिए, आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर वेंटिलेटर की सेटिंग आपने गलत सेट कर रखी है तो उस वेंटिलेटर की सेटिंग को आप सही कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब CO2 अगर रिटेंशन हो रहा है बॉडी में तो आप क्या कर सकते हैं, O2 थेरेपी दे सकते हैं, O2 एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी की O2 की डिमांड को तो हमें पूरा करना ही है। ठीक है, उसके अलावा आप पोजीशन दे सकते हैं, सेमी पाउलस पोजीशन दे सकते हैं, जिसमें लंग्स का मैक्सिमम जो है वो एक्सपेंशन हो सके, अच्छे से वो पेशेंट जो है वो ब्रीथ कर सके, रेस्पिरेटरी रेट जो है उसका वो मेंटेन हो सके। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, ताकि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो CO2 का जो है वो एक्सपल्शन बॉडी से एक्सक्रीशन जो है वो ज्यादा होगा, तो वो भी हम करवा सकते हैं अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो। एयरवे मैनेजमेंट आपको पहले ही बता दिया मैंने कि अगर एयरवे ब्लॉक है तो उसका भी मैनेजमेंट आपको करना है, पेटेंट करना है, उसको मेंटेन करना है। पोटेशियम करेक्शन बहुत जरूरी है। जब भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है या एसिडोसिस होता है उस कंडीशन में आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है एज अ कंपनसेशन, बॉडी हमारी कंपनसेट करती है उस कंडीशन के लिए। तो आपका हाइड्रोजन आयन को सेल के अंदर शिफ्ट करने के चक्कर में आपका पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर से ब्लड में आ जाता है और आपका लेवल बढ़ जाता है। और क्योंकि हमें पता है कि पोटेशियम का लेवल बहुत ही क्रूशियल होता है, पोटेशियम का लेवल अगर बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट आता है वो आपके कार्डियक सेल्स पे आता है, आपके कार्डियक मसल्स पे आता है, और हार्ट जो है, हार्ट की फंक्शनिंग जो है, कार्डियक फंक्शनिंग जो है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज होने लग सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पोटेशियम को जो है वो करेक्ट करके रखें। उसके अलावा आपको कैल्शियम को भी करेक्ट करना है। हाँ, आप हाइपर वेंटिलेट कर सकते हैं। वो क्या होता है हाइपर वेंटिलेट, मान लीजिए कि पेशेंट का जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया था, आपने जो है वो वेंटिलेटर की सेटिंग जो है वो गलत सेट कर रखी थी, डॉक्टर ने बोला था 16 पे सेट करनी थी, आपने 6 पे कर दी, तो पेशेंट जो है वो हाइपो वेंटिलेट हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि हाइपर वेंटिलेट कर सकते हैं, मतलब 16 की नीड थी उसको पहले, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए 20 पे सेटिंग कर दी रेस्पिरेटरी रेट की। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वेंटिलेटर जो है वो मैक्सिमम जो है वो आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो उसका बढ़ा देगा पेशेंट्स के लंग्स का, और मैक्सिमम जो है वो CO2 आपके बॉडी से वॉश आउट होना शुरू हो जाएगी, और उस कंडीशन में CO2 जो है वो बॉडी से आपके बाहर निकलेगी, और पेशेंट का जो एसिडोसिस कंडीशन है जो कि CO2 की वजह से बढ़ा है वो आपका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होने लग जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी एसिड। नेक्स्ट हम जो है वो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी एलिक्लोसिस से। रेस्पिरेटरी एलिक्लोसिस से, तो रेस्पिरेटरी एलिक्लोसिस में भी आपको क्या याद रखना है, एक तो पीएच देखोगे आप तो आपको मोर देन 7.45 से ज्यादा मिलेगी, और CO2 का लेवल जो है वो आपका लेस देन 35 mm ऑफ Hg से कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि CO2 क्या है, आपका एसिड है, और CO2 बढ़ेगा तो एसिडोसिस होगा। अब हमें एल्कलोसिस करवाना है वो भी CO2 की वजह से, तो हम कैसे करवा सकते हैं कि भाई CO2 को ही बाहर निकाल दो बॉडी से, जितना है CO2 सब बाहर निकाल दो, तो आपका रिलेटिवली एल्कलिन नेचर जो है वो बढ़ जाएगा और पेशेंट को क्या हो जाएगा,
एल्कोलिसिस हो जाएगा। और इसमें हम H2CO3 का भी HCO3 का भी लेवल देखते हैं, बट वो मैं आपको मेटाबॉलिक वाली कंडीशन में बताऊंगा, वहां पे आपको अच्छे से समझना है। डेफिनेशन क्या है? कंडीशन इन विच लॉस ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3 CO2 या ड्यू टू इंक्रीज CO2 लॉस, CO2 का लॉस होना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से आपका एसिड लॉस हो जाएगा, और एसिड लेस हो जाएगा तो रिलेटिवली आपका एल्कोलोसिस जो है वो बढ़ जाएगा, और पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस जो है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये देखिए आप पीएच अगर इंक्रीज होगा और CO2 का लेवल अगर डिक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है। तो कॉजेज क्या हो सकते हैं? फर्स्ट क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन। भाई जितना वेंटिलेट करवाना था 16 आपको सेट करने को बोला था, और रेट जो है वो 16 आपको सेट करने को बोला था, और आपने सेट कर दी 16 की जगह 60 कर दी मान लीजिए। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मान लीजिए 16 बोला था, आपने 60 कर दी। आप 60 कर दी तो जो CO2 थी वो सारी जो है वो लंग से बाहर हो गई, CO2 का लॉस हो गया, तो आपका रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो गया। आपको कुल मिला के CO2 का लॉस करवाना है, जैसे CO2 का लॉस होगा आपको रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हाइपर वेंटिलेट से आपका CO2 का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन, ऐसी कोई कंडीशन जिसमें रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो आपका स्टिमुलेट हो जाए, उस कंडीशन में आपका जो है वो CO2 का लॉस हो जाएगा। कैसे? रेस्पिरेटरी सेंटर जब स्टिमुलेट होगा तो आपकी रेट बढ़ जाएगी, डेप्थ आपका जो है वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही रेट और डेप्थ आपकी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी लंग्स जो है वो फंक्शन करने लगेंगे, तो ज्यादा आपका CO2 जो है वो बॉडी से लॉस होने लगेगा। पेन की कंडीशन है, अगर किसी को पेन है तो पेन की कंडीशन में भी आपकी रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ बढ़ जाती है, और उस कंडीशन में भी CO2 लॉस जो है वो शुरू हो जाता है, और पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस हो जाएगा। इसके अलावा फीवर में भी आपका रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ जो है वो बढ़ जाती है, और पेशेंट को जो है वो एल्कोलिसिस हो सकता है। सीवियर एंजाइटी और हिस्ट्रिया, ये सारी जितनी भी कंडीशन यहाँ पे कॉजेज में आएगी, उन सब का एक ही मकसद होगा कि कुल मिला के CO2 का लॉस। तो एंजाइटी है, हिस्टीरिया है किसी पेशेंट को, तो वो भी हाइपर वेंटिलेट होता रहेगा, रेस्पिरेटरी रेट उसका जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। जब भी आपको एंजाइटी होती है तो आप देखना आपकी सांस फूल जाती है, तो सांस अगर फूलेगी तो आपका CO2 का जो एक्सक्रीशन है बॉडी से वो आपका ज्यादा होने लगेगा, और पेशेंट को जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फीवर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हाइपोक्सिया या हाई एल्टीट्यूड एरियाज, देखिए किसी पेशेंट को हाइपोक्सिया है, O2 का लेवल कम है, तो आपकी बॉडी की डिमांड है O2 की, वो तो पूरी करनी है ना, तो आपके लंग्स क्या करेंगे कि अपना काम जो है वो बढ़ा देंगे, जल्दी जल्दी से इंस्पिरेशन करना लगेंगे, तो जल्दी जल्दी से इंस्पिरेशन करने लगेंगे, रेट जो है वो बढ़ जाएगा, डेप्थ जो है वो बढ़ जाएगा, तो आपका CO2 का लॉस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। O2 तो आ जाएगी, लेकिन CO2 जो है वो लॉस होने लग जाएंगे, तो उस कंडीशन में भी आपको एल्कोलिसिस हो सकती है। हाई एल्टीट्यूड एरिया, जैसे आप मान लीजिए पहाड़ पे चले गए, तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारा लंग्स जो है वो क्या करते हैं, अपनी रेट को बढ़ा देते हैं, ताकि मैक्सिमम O2 जो है वो ले सके। तो उसको कंपनसेट करने के चक्कर में वो रेट जो है वो बढ़ जाती है, और रेट अगर बढ़ जाती है, डेप्थ अगर बढ़ जाती है, तो CO2 का लॉस आपका इंक्रीज हो जाता है, और फिर फर्दर वही आगे कॉम्प्लिकेशन। एस्पिरिन आपका क्या करती है? ये आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देती है, और आपका रेट और डेप्थ पेशेंट का बढ़ जाता है, और पेशेंट को एल्कोलिसिस हो जाता है। ये एस्पिरिन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो जाके देखिए। उसके अलावा अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि क्या साइन एंड सिम्टम्स जो है वो पेशेंट में हमें देखने को मिलेंगे अगर रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस है उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? आर और डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी, रेट और डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हेडेक होगा ऑब्वियसली, हाइपोकैलीमिया होगा। अब इसमें आपको हाइपोकैलीमिया कैसे होगा ये आपको समझने वाली बात है। देखिए ये आपकी सॉरी देखिए ये आपका एक सेल है, ये है आपका ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसमें आपका बहुत सारा पोटेशियम भरा हुआ है, और उसके साथ में क्या है? हाइड्रोजन आयन भी, ठीक है। अब इधर क्या है कि हाइड्रोजन आयन का जो लेवल है वो क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि अल्कलोसिस है। तो इस कंडीशन को कंपनसेट करने के क्या होगा कि इधर अंदर सेल के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो आपके बाहर आ जाएंगे ब्लड में, ठीक है। और जो ब्लड में अब कोई बाहर आया है तो अंदर भी तो वापस जाना पड़ेगा,
तो जो भी हमारे ब्लड में पोटेशियम होंगे, वो पोटेशियम जो है वो आपके शिफ्ट हो जाएंगे सेल के अंदर, और सेल के अंदर अगर पोटेशियम शिफ्ट हो जाएंगे तो ब्लड में पोटेशियम आपका कम हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकैलीमिया। तो इस तरीके से आपको हाइपोकैलीमिया जो है वो पेशेंट को हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हाइपोकैलीमिया के जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं वो भी आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे। कार्डियक इरिथमिया हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आपको कार्डियक टिश्यूज पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है उसका, और उसको आपको कार्डियक इरिथमियाज के साइन एंड सिम्टम्स जो है वो आएंगे। हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाएगी। हाइपोकैल्सीमिया होगा, वही सेम कंडीशन जो मैंने आपको उसमें एसिडोसिस में बताई थी कि प्रोटीन जो है वही बफर काम करता है। यहाँ पे एक जगह हाइड्रोजन आयन, एक जगह कैल्शियम जो है वो आपके बाइंड किए हुए होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपकी बॉडी में मान लीजिए इधर हाइड्रोजन आयन कम है, तो ये हाइड्रोजन आयन जो है वो यहाँ से टूट के ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड में जो कैल्शियम होगा ये आपका यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा, तो आपके ब्लड में कैल्शियम की जो है वो कमी हो जाएगी, और पेशेंट को आपका जो है वो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। तो हाइपोकैल्सीमिया होने की वजह से जो हाइपोकैल्सीमिया के जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि इनवॉलेंटरी मसल स्पाज्म, पेन एंड काफ मसल, ट्रीमर्स, ट्विंचिंग ऑफ मसल, सीजर इन सीवियर हाइपोकैल्सीमिया, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है पीएच इंक्रीज। साइन एंड सिम्टम्स में आपको और क्या देखने को मिलेगा कि पीएच का लेवल जो है वो 7.45 से ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। मेंटल स्टेटस चेंजेस होने लग जाएंगे। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग होगा पेशेंट को। डायग्नोसिस सेम ही है कि आपको जो है वो सबसे पहले असेसमेंट करना है, इसकी हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसके अलावा एबीजी रिपोर्ट आपका जो है वो आपको कंफर्म करे। ईसीजी भी आप करवा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हाइपोकैलीमिया हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, तो उसकी वजह से हाइपोकैलीमिया की वजह से आपके ईसीजी में चेंजेस आ जाते हैं, और वो आपको ईसीजी में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स आपको चेक करवाने हैं ऑब्वियसली। उसके अलावा ट्रीटमेंट क्या है, आप ट्रीटमेंट में आपको पहले तो सबसे पहले आपको तो जो भी कॉज है वो ट्रीट करना है। उसके अलावा वॉलंटरी होल्डिंग ऑफ ब्रेथ एक्सरसाइजेस, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, वॉलंटरी होल्ड करवा सकते हैं एक्सरसाइजेस, मतलब ब्रीदिंग को, ताकि आपका CO2 जो है वो बाहर नहीं आए। अगर आप होल्ड करेंगे ब्रीथ को अंदर ही, तो CO2 आपका अंदर ही रहेगा। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो कर सकते हैं। उसके अलावा एडुकेट ब्रीदिंग एंड यूज ऑफ रीब्रीदर मास्क, आपको एडुकेट ब्रीथ करनी है। रीब्रीदर मास्क आपने देखा होगा, एक बैग लगा हुआ होता है मास्क के नीचे, उसी में आप वापस एक्सेल करते हैं, और उसी से आप वापस थोड़ा बहुत ले सकते हैं उसमें, तो आपका CO2 जो है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आता। तो रीब्रीदर मास्क भी हम यूज कर सकते हैं। कॉजेस को ट्रीट करना है। मॉडिफाई वेंटिलेटर सेटिंग, अगर गलत सेट कर रखा है तो उसको सही से सेटिंग करनी है, ठीक है। पोटेशियम और कैल्शियम सप्लीमेंट देने हैं आपको, ठीक है। तो ये सब था आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद एक वीडियो में लेके आऊँगा इसके से रिलेटेड जो साउंडर्स में क्वेश्चंस हैं एसिड बेस से रिलेटेड, वो सारे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको एबीसी एग्जैक्टली रीड कैसे करना होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो फ्रेंड्स तक जरूर पहुँचाइए, और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने नर्सिंग ग्रुप्स हैं, नर्सिंग फ्रेंड्स हैं, या कोई नर्सिंग पेज है आपका, तो वहाँ पे भी इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।